इस चौथे रोजगार मेले के अवसर पर मैं सर्वप्रथम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर जी तेली का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी नव चयनित युवा के उत्साह वर्धन के लिए स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं रेल प्रबंधन महोदय एवं विभिन्न मंत्रालयों से पधारे अधिकारी गणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सफलता अर्जित करने वाले नवनियुक्त उम्मीदवारों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं परम आदरणीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी महोदय से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगी कि वे आशीष वचन के रूप में नवनियुक्त उम्मीदवारों और सभी उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित हो रही रोजगार मेला में नए चयनित युवाओं के साथ शामिल होकर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं। मैं सभी चयनित उम्मीदवारों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 22 अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न शहरों में इस रोजगार मेला का शुभारंभ किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आर्थिक विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा है। हमारी सरकार के प्रयासों से बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मिशन मोड में अगले 1 साल में 10 लाख भर्तियों की घोषणा की गई। 10 लाख भर्तियों की घोषणा की गई। 10 लाख भर्तियों को पूरा करने के लिए हेतु अगले 1 साल में हर महीने कई नए रोजगार दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 नवंबर 2022 को भी दीमापुर में 150 से ज़्यादा युवाओं को कई विभागों में नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए गए थे। यह मेरे लिए एक गौरव की बात है कि आज फिर रेलवे, पोस्ट, बैंकिंग और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण विभागों में इस पवन धारा पर 900 से भी अधिक नौकरियों की नियुक्ति पत्र फिजिकली और ईमेल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अक्टूबर 2022 से आज तक हमारी सरकार द्वारा अलग अलग विभागों में लगभग 2,90,000 नौकरियां दी गई। महिलाएं हमारे देश के कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है।
आज रोजगार के हर क्षेत्र में महिलाएं अपना स्थान बना रही है। हमारी सरकार द्वारा महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। कुशल कर्मचारियों की जरूरत हर उद्योग को होती है। कर्मचारियों के कुशल के विकास तथा उनको उद्योग की मांग के हिसाब से रोजगार देने के लिए हमारी सरकार राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना चला रही है। इस पोर्टल पर 4000 से ज्यादा कौशल विकास एजेंसी कौशल विकास में मदद प्रदान कर रही है। संगठित वर्ग के साथ साथ असंगठित वर्ग के कामगारों की भलाई के लिए भी हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 38 करोड़ मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ देने के लिए नेशनल डाटाबेस तैयार कर रही है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। हमारी सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा और नए रोजगार बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को ईपीएफओ के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत नागालैंड में 234 लाभार्थियों को लगभग 46 लाख रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए मैं रेलवे, पोस्ट, बैंकिंग और डिफेंस के साथ साथ अन्य सभी केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों को शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ तथा सभी उम्मीदवारों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे मैं अपनी भाषण में मैंने कहा कि इससे पहले जो रोजगार मेला दीमापुर में हुई थी, मैं उसमें भी था और हमारे भारत के प्रधानमंत्री हर एक महीना इस तरह रोजगार मेला लगाते हैं और हर एक मंत्री को कहते हैं कि जो स्टेट है उसके हेडक्वार्टर में आप लोग जाइए और एक हेडक्वार्टर के द्वारा जो रोजगार मेला लगी है वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसी तरह से मैं कुछ दिन पहले दीमापुर आया था और यहाँ के जो नई चयनित जो उम्मीदवार थी उनको मैंने अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। मैं पास का स्टेट असम से हूँ, डिब्रूगढ़ से, और आप लोग मालूम है मैं डिब्रूगढ़ के मैं सांसद भी हूँ और भारत सरकार में दो विभाग के मैं मंत्री हूँ, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले भी मैं मंत्री था, मैं पोर्ट प्रोसेस की मंत्री था और आपकी नागालैंड हमारी स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है और हम आते रहते हैं नागालैंड और हम भी चाहते हैं असम की जिस तरह से तरक्की हो रहा है उस तरह से नागालैंड की भी तरक्की होना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रधानमंत्री इसलिए कहते हैं सबके साथ सबका विकास सबके प्रयास से हम अपने देश को आगे ले जाएं और इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और जिस कारण से आज हम करीब जैसे यहाँ हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी को देना संभव नहीं है क्योंकि बहुत समय लगेगी कि 10:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री आप लोगों को संबोधन करेंगे। इसलिए मैं कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और जो लोग की नाम है वो ऑनलाइन आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ये हम चाहते हैं और
आपकी सरकार, नागालैंड सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। योगी जी हमारी असम के सीएम हेमंत शर्मा जी के साथ मिलकर कैसे हमारी जो बॉर्डर है उसकी समस्या समाधान हो, बॉर्डर की जो रास्ता है वो कैसे बने, ऐसे बात चल रही है और बहुत जल्दी ये सब सुलझ जाएंगे। और हम एक समय अब हम लोग असम साथ ही थे, बाद में नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा ऐसे करके स्टेट बना। एक समय हम सब भाई थे, जिसको लोग आज भी कहते हैं सेवन सिस्टर, और सिर्फ सेवन सिस्टर में नागालैंड। तो मैं जिन लोगों को आज रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट मिलने उन लोगों सबको मेरा तरफ से बधाई देते हैं। आप लोग भारत के विभिन्न जगह पोस्टल में नौकरी करेंगे, बैंक में नौकरी करेंगे, आप लोग रेलवे में नौकरी करेंगे और देखेंगे वहाँ आज किसी को अगर कोचिंग में मिल गया नौकरी तो वहाँ किस तरह से डेवलप हो रहा है। मन में उस तरह से भाव जगना चाहिए कि हम भी अपना स्टेट को कैसे कोचिंग की तरफ आगे कैसे ले जा सकते हैं। किसी को पंजाब में मिलेगा, वो सोचना होगा कैसे पंजाब आगे जा रही है, वहाँ किस तरह से तरक्की हो रहा है। इसलिए इस तरह से सोच जरूर रहना चाहिए अपनी राज्य के बारे में। अभी हमारी असम के सीएम कहते हैं भारत के 5 जो उन्नत राज्य है उसमें एक राज्य असम बनना चाहिए। इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं और उसी तरह से आपकी भी सरकार योगी भी काम कर रहे हैं, नई सरकार बनी है। सरकार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ज़रूर मैं चाहता हूँ कि हम करीब 1 साल तक इस तरह से हमारी रोजगार मेला लगते रहेगी। आपको नौकरी मिला है और आप अपने साथी को बताना चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट में नौकरी निकल रही है, आप लोग अप्लाई कीजिए। क्योंकि मैं पेट्रोलियम मैनेजर गैस में हमारी करीब 15,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग रोजगार देने के लिए हम लोग घोषणा किए। उसी तरह से हमारी लेबर डिपार्टमेंट में 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगी। इस तरह हर एक डिपार्टमेंट में रोजगार निकल रही है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नागालैंड के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें अप्लाई करें, रोजगार मिले और ये नागालैंड जो राज्य है उसकी तरक्की हो, ये मैं कामना करता हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री जी स्कीम में आएंगे, आप लोगों को संबोधन करेंगे। एक ही কথা আপোনালোক ক'লোঁ মই এজন অসমীয়া, কিন্তু বেছি সময় বাহিৰত থকাৰ কাৰণে খুব হিন্দী ক'বলগীয়া হয় আৰু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীত প্ৰায় হিন্দী ক'বলগীয়া হয়। মই নাগামিজো জানো কাৰণ আমিতো লাগি আছে আমাৰ নাগালেণ্ডৰ লগত, আপুনি জানে মনচুন এইবিলাক, সেইকাৰণে আহি থাকোঁ মাজে মাজে। এইখিনি কথা ক'লোঁ। मैं पुनः अपने सभी मंत्रालय को, मेरे तरफ से मेरे विभाग को सभी को मेरा तरफ से पुनः धन्यवाद कहता हूँ और जो नौकरी मिलेंगे उनकी उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आज इस विशेष अवसर पर देश की युवा महाशक्ति एवं हम सभी का अपने शुभ संदेश से मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्कार साथियों, आज वैशाखी का पावन पर्व है। मैं सभी देशवासियों को वैशाखी की लख लख बधाइयां देता हूं। उल्लास भरे इस त्योहार में आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी युवाओं को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। साथियों, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करता था। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। स्टार्टअप्स को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की है। इसी तरह ड्रोन इंडस्ट्री है। आज एग्रीकल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि बीते 8-9 वर्षों में कैसे देश के स्पोर्ट्स सेक्टर का कायाकल्प हो गया। आज देश भर में नए स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, नई एकेडमी तैयार हो रही है। इनमें कोच, टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ रही है। देश में स्पोर्ट्स का बजट 2 गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल और लोकल से कहीं ज्यादा है। ये सीमित दायरे वाला मामला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में
रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही तैयार हो रही है। बीते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए और सुरक्षित LHB कोचेज बनाए गए। इनके निर्माण में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। मैं आपको भारत की टॉय इंडस्ट्री का भी उदाहरण दूंगा। अभी जितेंद्र सिंह जी ने उसका उल्लेख भी किया। दशकों तक भारत के बच्चे विदेशों से इंपोर्ट किए गए खिलौनों से ही खेलते रहे। ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, ना ही वो भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने आयात होने वाले खिलौनों के लिए क्वालिटी पैरामीटर तय किए और अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया। 3-4 वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तैयार हुए। हमारे देश में दशकों तक ये अप्रोच भी हावी रही कि डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ आयात किए जा सकते हैं, बाहर से ही ला सकते हैं। हम अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स पर ही उतना भरोसा नहीं करते थे। हमारी सरकार ने इस अप्रोच को भी बदल डाला। हमारी सेनाओं ने 300 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और हथियारों की लिस्ट तैयार की है जो अब भारत में ही बनाए जाएंगे, भारतीय इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे। आज भारत 15,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट विदेशों में निर्यात कर रहा है। इससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार हुए हैं। साथियों, आपको एक और बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। जब देश ने 2014 में हमें सेवा का अवसर दिया, तब भारत में बिकने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन विदेशों से आयात किए जाते थे। हमने लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिए। अगर आज भी 2014 से पहले वाली स्थिति होती तो फॉरेन एक्सचेंज पर हमारे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए होते। लेकिन अब हम न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि मोबाइल फोन का निर्यात भी कर रहे हैं, दुनिया के देशों में पहुंच रहा है। इससे भी रोजगार के हजारों नए अवसर बने। साथियों, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक और पक्ष है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सरकार द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट। हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज रफ्तार के लिए जानी जाती है। जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट, नई इमारतें, बहुत से प्रकार की चीजें तैयार हो जाती।
इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में इंजीनियर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, श्रमिक, हर प्रकार के उसमें तरह तरह के इक्विपमेंट, स्टील, सीमेंट, ऐसी भांति भांति की चीजों की जरूरत है। हमारी सरकार के दौरान पिछले 8-9 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इससे रोजगार के नए अवसर और लोगों की आय दोनों में वृद्धि हुई। मैं आपको भारतीय रेलवे का उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले 7 दशकों में 20,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पिछले 9 वर्षों हमने करीब करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया। 2014 से पहले एक महीने में सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बनाई जाती थी। 600 मीटर। आज हम हर महीने लगभग 6 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बना रहे हैं। तब हिसाब मीटर में होता था, आज हिसाब किलोमीटर में होता। 2014 में देश में 70 से भी कम जिलों में 70 से भी कम जिलों में गैस नेटवर्क का विस्तार है। आज ये संख्या बढ़कर 630 जिले तक पहुंच गई है। कहां 70 जिले और कहां 630 जिले। 2014 ग्रामीण इलाकों में सड़कों की लंबाई भी 4 लाख किलोमीटर से कम थी। आज ये आंकड़ा भी बढ़कर 7.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गांव में सड़क पहुंचती है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। इससे पूरे इकोसिस्टम में तेज गति से रोजगार का सृजन होने लगता है। साथियों, ऐसे ही काम देश के एविएशन सेक्टर में हुआ है। 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या 148 हो गई। हम सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में कितने ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए एयरपोर्ट ने भी देश में हजारों नए अवसर तैयार किए। और आपने देखा है कि हाल ही में एयर इंडिया ने रिकॉर्ड संख्या में नए हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर दिया है। कई और भारतीय कंपनियां भी इसी तैयारी में है। यानी आने वाले दिनों में इस सेक्टर में कैटरिंग से लेकर इन फ्लाइट सर्विसेज तक, मेंटेनेंस से लेकर ऑन ग्राउंड हैंडलिंग तक बड़ी संख्या में नए अवसर तैयार होंगे। ऐसी ही प्रगति हमारे पोर्ट सेक्टर में भी हो रही है। समुद्री तट का जो विकास हो रहा है, हमारे पोर्ट जो डेवलप हो रहे हैं, आज हमारे पोर्ट्स पर पहले की तुलना में कार्गो हैंडलिंग 2 गुनी होती और इसमें लगने वाला समय अब आधा रह गया। इस बड़े बदलाव
में भी बड़ी तादाद में नए अवसर तैयार किए गए। साथियों, देश का हेल्थ सेक्टर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। 2014 में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज 660 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या करीब 50,000 थी। आज 1 लाख से ज्यादा सीट उपलब्ध है। आज पहले के मुकाबले 2 गुनी संख्या में डॉक्टर परीक्षाएं पास करके तैयार हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लिनिक बने हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का हर प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार उसमें बढ़ोतरी सुनिश्चित कर रहा है। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार जो एफपीओ बना रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखों करोड़ की मदद दे रही है, स्टोरेज कैपेसिटी का विस्तार कर रही है, उससे गांव के युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर बन रहे हैं। 2014 के बाद से देश में 3 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर्स बने हैं। 2014 के बाद से देश के गांवों में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया। 2014 के बाद से देश में 3 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बनाकर दिए गए हैं। इनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा घर गांवों में बने। बीते वर्षों में गांवों में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर, हजारों नए पंचायत भवन, इन सभी निर्माण कार्यों ने गांव में लाखों युवाओं को काम दिया है, रोजगार दिया। आज जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्म मैकेनाइजेशन तेजी से बढ़ा है, उससे भी गांव में रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आज भारत जिस तरह से अपने लघु उद्योगों की हैंडहोल्डिंग कर रहा है, अपने यहां एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है, इससे बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण सुनिश्चित हो जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 वर्ष पूरे किए। इन 8 वर्ष मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी 23 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। इसमें से 70% लोन महिलाओं को मिला। इस योजना ने 8 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर तैयार किए हैं। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना कोई कामकाज शुरू किया। मुद्रा योजना की सफलता ने देश के करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के लिए हौसला दिया है, नई दिशा दिखाई है। और मैं साथियों आपको एक और बात बताना चाहता हूं। ग्रासरूट लेवल पर इकोनॉमी की ताकत बढ़ाने में माइक्रो फाइनेंस का कितना महत्व होता है, माइक्रो फाइनेंस कितनी बड़ी शक्ति बनकर के उभरता है,
ये हमने इन 8-9 साल में देखा है। बड़े बड़े अपने आप को महारथी मानने वाले, बड़े बड़े अर्थशास्त्र के पंडित मानने वाले और बड़े बड़े माले पुजारों को फोन कर करके लोन देने वाली आदत वाले लोग पहले कभी भी माइक्रो फाइनेंस की ताकत को नहीं समझ पाए। आज भी ये लोग माइक्रो फाइनेंस का मजाक उड़ा है। इनको देश के सामान्य नागरिक के सामर्थ्य का समझ ही नहीं। साथियों, आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला उन्हें मैं विशेष तौर पर कुछ सुझाव अवश्य देना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग रेलवे, तो कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को बैंकों में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिल रहा है। ये आपके लिए देश के विकास में योगदान देने का अवसर है। देश 2047 जब आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं जानता हूं आज आपकी जो उम्र है, ये आपके लिए सच्चे अर्थ में अमृतकाल है। आपके जीवन का ये 25 वर्ष देश एकदम से तेज गति से आगे बढ़ने वाला माहौल वाला है और उसमें आप योगदान दे जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितने उत्तम कालखंड में, कितने उत्तम अवसर के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके कंधों पर आप नई जिम्मेवारी ले रहे हैं। आपका एक एक कदम, आपके समय की एक एक पल देश को तेज गति से विकसित भारत बनाने में काम आने वाला है। आज आप एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपनी यात्रा भले शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा में हमेशा उन बातों को याद रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप पिछले 5 साल से 10 साल से जब से समझने लगे हैं, क्या महसूस करते थे? सरकार का कौन सा व्यवहार आपको अखरता था? सरकार का कौन सा व्यवहार आपको अच्छा लगता था? आप भी ये जरूर मन में मानिए कि जो पूरे अनुभव आपको आए हैं, आपके रहते हुए किसी भी देश के नागरिक को पूरा अनुभव नहीं आने देंगे। जो आपको बीती होगी, आपके कारण किसी को नहीं बीतेगी। यही बहुत बड़ी सेवा है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरों की उन उम्मीदों को आप पूरा करें, अपने आप को योग्य बनाएं। आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में अपने कार्य से सामान्य मानवीय के जीवन को प्रभावित भी कर सकता है, प्रेरित भी कर सकता है, उसको निराशा की गर्त में डूबते हुए बचा भी सकता है। इससे बड़ा मानवता का क्या काम हो सकता है सामने? आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके कार्य का सकारात्मक प्रभाव आपके काम से सामान्य मानवीय का जीवन बेहतर, व्यवस्थाओं पर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। मेरा आप सबसे एक और आग्रह, आप सबने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के बाद भी सीखने की प्रक्रिया को रुकने ना दें। कुछ नया जानने, नया सीखने का प्रभाव आपके कार्य और व्यक्तित्व दोनों में प्रभाव दिलाएगा। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म iGot कर्मयोगी से जुड़कर आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। और साथियों, मैं तो मेरे लिए हमेशा कहता हूं, मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को
जन्म लेकर के जब मैं पैदा हुआ वो न काम करता। मैं हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूं, हर किसी से सीखने का प्रयास करता हूं। आप भी अपने भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखें, कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें, वो जीवन के नए नए द्वार खोल देगा। साथियों, फिर एक बार वैशाखी का पावन पर्व हो, जीवन का नया आरंभ हो, इससे बढ़कर के क्या अवसर हो सकता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। However difficult life may seem, there is always something we can do and succeed at. इंतजार की घड़ियां समाप्त करते हुए, now I would like to request Honorable Minister of State in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and Minister of State in the Ministry of Labor and Employment to hand over offer of appointment to the 25 candidates who are sitting on the stage. I will call the names of the candidates one by one and they have to come ahead to receive the offer of appointments. Firstly, I would like to call from the Ministry of Railways, Department of Operating, Prashanjit Devnath to be appointed as Good Guard. Thank you, sir. Now I would like to call from the Department of Operating, Sharna Paul, to be appointed as Goods Guard. From the Department of Operating again, Amlan Sharma, to be appointed as Goods Guard. From the Department of Operating again, Luasantham Samson Singh to be appointed as Goods Guard. From the Department of Commercial, Rupjyoti Talukdar to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial again, Sandeep Dey to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial once again, Jyotirmoy Talukdar to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, T. Sumjuel Pate to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, Nabajyoti Das to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial again, Apop Jaimar to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial once again, A.D. Lal Nurizira to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, Dipankar Sutradhar to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial,
Jayanta Karita to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, once again, Arpita Paul to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, Momita Rahman to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, Songpoing Kim Dingil to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, Priyanka Chakrabarti to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, Ranjit Mishra to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, Diganta Deka to be appointed as Senior CC. From the Department of Commercial, Sonu Yadav to be appointed as Senior CC. Next is Chandan Kumar Gupta from Assam Rifles. From the Ministry of Finance and the Department of DFS, Sachin Kumar Gupta to be appointed as Assistant Manager. Next is from the Ministry of Postal and the Department of Post, Jyoti R. Lotha to be appointed as BPM. From the Department of Posts, Amritesh Singh to be appointed as Dark Saber. From the Department of Posts, Monisha Gupta to be appointed as Dark Saber.